पहला प्रश्न है, हृदय की गति को नियंत्रण करने वाला कौन सी संरचना है? तो देखिए, हृदय में आपका नोड बना होता है। यह नोड जो है ब्लड को पंप करने में जो है मदद करता है। तो ऐसे नोड, जिसे साइनोट्रियल नोड बोलते हैं, यह हृदय की गति को नियंत्रण करता है। समझ गए? सीने में दर्द का कारण क्या हो सकता है? तो सीने में दर्द का कारण एंजाइना हो सकता है या हृदय रोग हो सकता है। समझ गए? आगे है, ब्लड शुगर का समान स्तर कितना होता है? तो माय डियर, ब्लड शुगर खाली पेट अगर कराते हैं तो यह 70 से लेकर 100 mg प्रति DL या 110 mg प्रति DL होता है। भोजन के 2 घंटे बाद, जिसे हम लोग PP बोलते हैं, यह 140 mg प्रति DL से कम होना चाहिए अगर आप भोजन के बाद कराते हैं तो। ठीक है? ब्लड शुगर रैंडम भी इतना ही के आसपास होता है, ध्यान रखिएगा। वायरल हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी में क्या अंतर है? हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी में क्या अंतर है? तो बेसिकली हेपेटाइटिस ए जो होता है, यह आपको पानी दूषित भोजन से फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस बी जो होता है, यह आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जहां से खून और शरीर से निकलने वाले द्रव्यों से फैलता है। समझ गए? आगे है, फ्रैक्चर के किस प्रकार से हड्डी बाहर निकल जाते हैं? तो देखिए, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, जिसे जटिल फ्रैक्चर भी कहते हैं। यहाँ पे हड्डियाँ बाहर निकल जाती है एक दूसरे को पार करते हुए। ठीक है ना? स्किन को तोड़ते हुए, घाव बनाते हुए हड्डियाँ बाहर निकल जाती है। पेप्सिन का क्या कार्य है? तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पेप्सिन का कार्य है, यह प्रोटीन को पाचन करता है। ठीक है ना? प्रोटीन, प से पेप्सिन और प से प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। ठीक है? हृदय में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? हृदय में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो दाहिने एट्रियम से दाहिने वेंट्रिकल, फिर फेफड़े और फिर बाएं वेंट्रिकल से सिर और शरीर में जाता है। यानी कहने का मतलब है, जैसे अपन हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। ठीक है? दाहिने एट्रियम से दाहिने वेंट्रिकल, ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है। ठीक है? देखिए, ब्लड शरीर से आता है तो पहले इस वाले चैम्बर में आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है? इसे बोलते हैं हम लोग दाहिने एट्रियम, इसे राइट बोलते हैं, इसे लेफ्ट बोलते हैं। नीचे वाला वेंट्रिकल, इसे राइट और इसे लेफ्ट बोलते हैं। बॉडी से अशुद्ध ब्लड यहाँ पे आता है, इस वाले चैम्बर में। यहाँ से कपाट को खोलकर ब्लड यहाँ पे आता है, इसमें आता है। ठीक है? यानी दाहिने वेंट्रिकल में नीचे आता है, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड जो है जाता है कहाँ पे? फेफड़ा की तरफ। फेफड़ा की तरफ जाता है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है? ऑक्सीजन के लिए जाता है, और फिर ऑक्सीजन लेकर जो है आपका ब्लड जो है आता है इस आर्टरिया में, आता है लेफ्ट वाला में, और फिर लेफ्ट वाला से शुद्ध ब्लड रहता है वो, तो यहाँ पे आता है बायां वेंट्रिकल में, और ये वेंट्रिकल से बाहर महाधमनी में निकल जाता है शरीर और सिर की ओर। ठीक है? आगे यहाँ पे आते हैं, बच्चों में सर्वाधिक पाई जाने वाली मानसिक बीमारी कौन सी होती है? तो बच्चे में सबसे ज़्यादा अगर कोई मानसिक बीमारी पाया जाता है तो ऑटिज्म होता है, जहाँ पे बच्चा मूक होता है, गूंगा, बोल नहीं पाता है। ठीक है? नर्सिंग में सबसे समान संक्रमण कौन सा है? तो देखिए, समान संक्रमण की बात करेगा तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल होता है, यह आंतों को संक्रमित करता है, याद रखिएगा। दृष्टिहीनता का सबसे समान कारण क्या है? तो दृष्टिहीनता का सबसे समान कारण होता है ग्लूकोमा होता है, मोतियाबिंद होता है, मैकुलर डिजेनरेशन होता है। ये सब समान कारण है। यहाँ पे मोतियाबिंद भी लिख लीजिएगा, यह सबसे समान कारण मोतियाबिंद, फिर ग्लूकोमा, फिर मैकुलर डिजेनरेशन। ओके? आगे मैं बढ़ता हूँ। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है, सब लोग जानते हैं। ठीक है ना? क्या कारण है कि रक्त का रंग जो है लाल रंग का होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर रक्त लाल हो जाता है। यानी हीमोग्लोबिन वर्णक प्रदान करता है, कलर प्रदान करता है ब्लड में, और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो रक्त का रंग लाल हो जाता है। ठीक है? ऑक्सीजन संयोजन अस्थि संयोजन ऑस्टियोपोरोसिस किस कारण से होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है, जहाँ पे हड्डी कमज़ोर, भंगुर हो जाता है, तो यह कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मानव समान रक्तदाब की सीमा कितनी होती है? सबको पता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। ठीक है ना? आगे है, रक्त में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? तो रक्त में कुल मिला के ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन पूछ रहा है। ठीक है ना? ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन पूछ रहा है। अब ये मत कहिएगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है। वायुमंडल में तो ऑक्सीजन लगभग 21% ही है, लेकिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जो जुड़ा होता है, वह 95 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। लगभग 98 पर सही माना जाता है, 98% पर। ठीक है?
माइक्रोबियल संक्रमण से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो सूक्ष्म जीवों से अगर आप संक्रमण से बचना चाहते हैं तो सबसे प्राइमरी सबसे बेस्ट उपाय है हाथों की स्वच्छता रखें। आधा संक्रमण हाथों के थ्रू ही फैलता है क्योंकि व्यक्ति हमेशा हाथों से काम करता रहता है और अगर वो संक्रमित हाथ को कहीं संक्रमित जगह पर ले जाएगा, मुँह में ले जाएगा, कहीं टच करेगा तो इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो कुल मिला के ये हाथ की स्वच्छता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे है किडनी के मुख्य कार्य क्या है? देखिए, किडनी का मुख्य कार्य है यह वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, किडनी का काम होता है कि यह वेस्ट पदार्थ को बाहर तो निकालता ही है यूरिन के रास्ते, साथ में यह पानी और जो खनिज पदार्थ हमारे बॉडी में है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सब को रेगुलेट करता है, संतुलन बना के रखता है। ठीक है, अधिक पानी होने पर शरीर से बाहर निकाल देता है, तो बॉडी में ज़्यादा पानी भी आवश्यक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाली संरचना क्या है? तो अभी मैंने बताया हृदय की धड़कन को नियंत्रण कौन करता है? एसए नोड और एबी नोड। एसए नोड आपका नेचुरल होता है। ओके, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हो सकता है? तो ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो यह बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो एक तो अनुवांशिक होता है कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है ब्लड प्रेशर, तो संभावना बन सकता है आप में भी होने का। दूसरा, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव लेना भी जो है समस्या बनता है बीपी हाई होने का, और बहुत ज़्यादा नमक का सेवन भी जो है बीपी बढ़ने का खतरा उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे है रोग प्रतिरोधात्मक यानी इम्यून सिस्टम के प्रमुख अंग कौन सा है? तो जहाँ जहाँ से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत तरीके से खड़ा होता है उसमें अस्थि मज्जा होता है, प्लीहा होता है, लिम्फ नोड होता है। ये सब इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा जो है केंद्र है। जिस प्रकार से हमारा सोचने समझने का केंद्र ब्रेन है, उसी प्रकार से इम्यून सिस्टम का केंद्र लिम्फ नोड, प्लीहा और अस्थि मज्जा ये सब है। ठीक है, आगे है स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, स्ट्रोक को हम लोग सीवीए भी बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। होता यह है कि जो ब्रेन की रक्त वाहिनी होती है, उस रक्त वाहिनी में ऑक्सीजन अचानक से जो है सप्लाई कम हो जाता है। और यह सप्लाई कम क्यों होता है? क्योंकि ब्लड का भी सप्लाई कम हो जाता है ब्रेन में, और जैसे ही ब्लड के सप्लाई कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो है ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम जाएगी और फिर ब्रेन का टिश्यू मरने लगता है और ब्रेन काम धीरे धीरे करना बंद कर देता है। और जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो बॉडी के अन्य हिस्सों भी जो है काम करना बंद कर देता है, और यही स्ट्रोक कहलाता है, आघात कहलाता है। ठीक है, आघात के लक्षण होते हैं कि आंखों में धुंधलापन, सिर दर्द, शरीर में सुन्नपन होने लगता है। समझ रहे हैं ना? मलेरिया किस जीवाणु से होते हैं? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। आगे है हृदय आक्रमण, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है? तो जो हार्ट अटैक होता है इसका मुख्य कारण धमनियों में प्लाक का जमाव। धमनियों में प्लाक का जमाव का मतलब होता है कि वसा का जमाव, यानी मान गए ये ब्लड की नली है और इस नली में कुछ चीज़ का जमाव हो जाएगा तो ब्लड फ्लो आगे की तरफ कम हो जाएगा। तो जब कम होगा तो हार्ट को जितना ब्लड मिलना चाहिए हार्ट के धमनी को नहीं मिल पाएगा, तो हार्ट का भी टिश्यू जो है मरने लगेगा और वहाँ पे हार्ट अटैक लग जाता है, व्यक्ति को हृदय काम करना बंद कर देता है। और यही जो है हार्ट अटैक होता है, धमनियों में प्लाक का जमाव, वसा का जमाव। ठीक है, आगे है टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या अंतर है? देखिए, तो टाइप 1 जो होता है शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता है, लेकिन टाइप 2 में शरीर में इंसुलिन ठीक से उपयोग नहीं हो पाता है। टाइप 1 जो होता है ना, यह बच्चे में अधिकतर होते हैं या ये जन्म से भी उपस्थित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी में पैंक्रियाज ही नहीं सही से विकसित हुआ हो, पैंक्रियाज ही स्टार्टिंग से नहीं काम कर रहा हो, तो उसमें इंसुलिन ही नहीं बनेगा। जब पैंक्रियाज नहीं बनेगा तो चूँकि पैंक्रियाज ही अग्नाशय ही नहीं इंसुलिन बनाता है, तो जब आपका पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय सही से काम नहीं करेगा या सही से विकसित नहीं हुआ रहेगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक है इंसुलिन नहीं बनेगा, और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। समझ रहे ना? या दूसरा रीज़न ये होता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा होता है बट उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। तो टाइप 2 जो होता है ना, ज़्यादातर वयस्क में होता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान में समय के साथ बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने से इंसुलिन का उपयोग ठीक ढंग से बॉडी नहीं कर पाता है और डायबिटीज़ बढ़ने लगता है। ठीक है, ये हुई जो है 2 अंतर होता है। ये टाइप 1 को जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, बाल मधुमेह, तो इसको याद रखिएगा। आगे है गैस्ट्राइटिस के लक्षण क्या है? तो गैस्ट्राइटिस का लक्षण होता है पेट में जलन,
उल्टी, गैस, पेट में दर्द। गैस्ट्राइटिस बेसिकली यह स्टोमक में इन्फ्लामेशन को दर्शाता है, जहाँ पे स्टोमक के अंदरूनी लेयर में छल्ला वगैरह पड़ जाता है, तो इसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। समझ रहे ना। अब सोचिए पेट के अंदरूनी हिस्सा में हमें घाव टाइप से हो जाएगा, छल्ला टाइप से, तो ऑटोमेटिक है पेट में जलन होगा, उल्टी होगा, गैस बनेगा, पेट में दर्द होगा। समझ रहे ना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है, जिसे स्टेपिज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो रोग प्रतिरोधक तंत्र की प्रमुख कोशिकाएं कौन सी है, तो हमारे बॉडी में रोग को बचाने वाला जो सिस्टम है उसका कोशिका है, सेल है, वो बी कोशिका और टी कोशिका होता है। ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, आप लोग नाम सुने होइएगा। ये दो प्रमुख ऐसे कोशिका है जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बना कर रखता है, रोगों से लड़ता है। ठीक है। संक्रामक रोगों को नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है, तो देखिए संक्रामक रोगों से नियंत्रण करना है तो उसका टीकाकरण करिए। ठीक है। हैंड वॉशिंग करवाइए। शरीर में कितने हड्डियां होती है, टोटल 206 हड्डियां होती है। समझ गए। सॉरी 206 हड्डियां होती है, याद रखिएगा। आगे है पाचन का मुख्य स्थान कौन सा है, तो पेट और छोटी आंत। पेट और छोटी आंत में पाचन बहुत ज़्यादा होता है। मनुष्य की औसतन शारीरिक तापमान कितना होता है, तो मनुष्य की औसतन शारीरिक तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो आगे रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है यह ऑक्सीजन को रक्त से शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लेकर यह ब्लड के थ्रू और अन्य अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू भी कहते हैं, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जिसे आप लोग नाम सुने भी होइएगा H1N1, इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे नर्स के लिए महत्वपूर्ण पेशेवर गुण कौन सा है, यानी नर्स के लिए प्रोफेशनल जो होता है, प्रोफेशनल क्वालिटी गुण जो होता है क्या होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, धैर्यवान होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए नर्स के अंदर। ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। डेंगू बुखार के लक्षण क्या होते हैं, तो डेंगू बुखार में तेज बुखार के साथ सिर दर्द, हड्डियों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते टाइप से निकल जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये त्वचा पर जो चकत्ते निकलता है ना, ये चिकन पॉक्स का जो है रीजन बन जाता है। ठीक है। ब्रेन डेड होने का मतलब क्या है, तो ब्रेन डेड होने का मतलब होता है ब्रेन की मृत्यु, यानी ब्रेन स्टेम का कार्य पूरी तरह से रुक जाना, यानी जो ब्रेन का सेल है उसका कार्य जो है रुक जाता है, और जब ब्रेन कार्य करना बंद कर दे तो उसे ब्रेन डेड कहते हैं। समझ गए। पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है, क्योंकि आप जो भी भोजन खाते हैं और उसमें प्रोटीन का पाचन अगर आपका पेप्सिन नहीं करेगा तो फिर जो है आपका भोजन हमेशा जो है समस्या उत्पन्न करेगा प्रोटीन बॉडी में। ठीक है ना। हाई ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण हो सकते हैं, तो जब किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उसका सिर दर्द, उसको चक्कर आना, सांसें फूलना, ये सब जो है नॉर्मल होने लगता है, पसीना आना, ये सब जो है होने लगता है। आगे है कोलाइटिस का कारण क्या होता है माय डियर, कोलाइटिस के कारण होता है कोलाइटिस, यानी यह जो है क्लोन से बना है, क्लोन से बना है कोलाइटिस। तो हम लोग ओन के हटाकर यहाँ पे आइटिस दे दिए हैं। कोलोन जो होता है बड़ी आंत का हिस्सा है, और कोलाइटिस आइटिस जिसके लास्ट में आ जाए समझ जाते हैं इन्फ्लामेशन को ये बताता है। ठीक है ना। तो कोलोन जो होता है, कोलोन को कोलोनाइटिस कहते हैं, यह आंतों की सूजन को दर्शाता है। जिसके भी अंत में आइटिस आ जाए यह सूजन को बताता है, इन्फ्लामेशन को बताता है। समझ गए। आगे है मलेरिया के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो मलेरिया के लिए रक्त का माइक्रोस्कोपिक जांच किया जाता है, ब्लड एग्जामिनेशन किया जाता है, याद रखना है। ठीक है। सांस की गति कितनी होती है, तो हम लोग जानते हैं 16 से लेकर 20 प्रति मिनट रिस्पायरेशन रेट सांस की नॉर्मल गति होती है। आगे मैं बात करूं अल्सर का मुख्य कारण क्या होता है, तो जो अल्सर जिसे हम लोग आम भाषा में छाला बोलते हैं कि छाला हो गया है, इसका मुख्य कारण एच पाइलोरी होता है। एच पाइलोरी कहा जाए तो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। ठीक है ना। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया इसका मुख्य कारण होता है। ठीक है। ये स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है इस बार कि अल्सर का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा जीवाणु होता है, तो एच पाइलोरी दिया था, वहाँ पे सीधा एच पाइलोरी दिया था। एच पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। समझ गए।
कोविड-19 के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो कोविड-19 में आप लोग देखे भी होंगे, बुखार लगता था, मरीज को खाँसी होता था, साँस लेने में कठिनाई होता था और व्यक्ति को गंध का पता नहीं चलता था, समझ गए ना? आगे है हृदय गति को मापने का समान तरीका क्या है? तो अगर आप हृदय की गति मापना चाहते हैं, मतलब आपको पल्स रेट लेना पड़ेगा, हृदय की धड़कन को पल्स रेट से हम लोग मापते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, किस खनिज का शरीर में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? अभी मैंने ऊपर बताया था इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बताया खनिज तत्व होता है, ठीक है ना, खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ में पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, उसमें कैल्शियम, ये सब होता है। तो उसी खनिज में बॉडी में सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है कैल्शियम का। जैसे ही कैल्शियम का लेवल कमेगा आपके बॉडी में, तो आपको मांसपेशी में अकड़न होने लगेगा, दर्द होने लगेगा जोड़ों में, ठीक है ना, और आपको वीकनेस भी आने लगेगा, सिर के बाल जो होते हैं टूटने लगेंगे कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कौन सा प्रमुख उपाय है? यानी अगर आप चाहते हैं कि जो इन्फेक्टियस रोग है, संक्रामक रोग है, उसको हम रोकथाम करें, तो उसके लिए हाथों की सफाई और मास्क पहनना, ये 2 प्राइमरी काफ़ी ज़रूरी होता है, समझ गए ना? संवेदनशील सेंसेशन का नियंत्रण कहाँ होता है? तो देखिए, सेंसेशन जो होता है, जिससे हमको कोई चीज़ का महसूस होता है, तो यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में होता है। संवेदनशीलता का नियंत्रण कहाँ होता है? मस्तिष्क से और रीढ़ की हड्डियों से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है? तो कुल मिला के पूरे बॉडी के वजन का 7% होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया। किसी का अगर मान लीजिए 60 केजी का वजन है, तो इसका 7% निकालेंगे, तो इससे ये कट गया, ठीक है ना, और उससे जो है आपका 7 छक 42, 42 में 10 से भाग दीजिएगा, 4.2, यानी उसके ब्लड होंगे 4.2, ठीक है। डायबिटीज से जुड़ी जटिलताएं क्या हो सकती है? मान गए कभी कभी देखते होइएगा ग्लूकोज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। तो डायबिटीज़ से जटिलता ये हो सकता है कि किडनी फेल हो सकता है, व्यक्ति का आगे बहुत ज़्यादा जो विजन है कमज़ोर हो सकता है, और तंत्रिकीय क्षति हो सकते हैं, नर्व जो है डैमेज हो सकता है, समझ रहे हैं ना? देखिए, मैं जो बताता हूँ बिल्कुल थ्योरिकल समझने वाला चीज़ बताता हूँ। अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, मतलब आप अपने आप को जो है दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूँ, एमसीक्यू पूरे बाज़ार में आपको एमसीक्यू भर-भर के ही पढ़ाएगा। लेकिन एमसीक्यू जो पढ़ लिए और दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ देगा, तो फिर जो है आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं अब एमसीक्यू पढ़ाना ही छोड़ दिया हूँ। एमसीक्यू में देखते होइएगा 30-40 क्वेश्चन कराने में आपको 1 घंटा समय ले लिया जाता है या लग जाता है, कि क्यों? क्योंकि उसका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बोलना है, फिर 10 बार कहेगा इसमें बताइए कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा। तो एक क्वेश्चन में 5 मिनट समय, 3 मिनट समय लग जाता है एमसीक्यू में। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं उससे बढ़िया कि मैं आपको क्वेश्चन ही समझा दूँ उतना देर में, ताकि आपके दिमाग में जो है चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गया। वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर है? देखिए, वायरस जो होता है, वायरस में कोशिका नहीं होता है, वायरस में कोशिका नहीं होता है, जबकि बैक्टीरिया में कोशिका होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वायरस बैक्टीरिया से काफ़ी छोटा होता है। हृदय में रक्त को पंप करने वाला संरचना कौन सी होती है? तो वेंट्रिकल हृदय में रक्त पंप करता है। मैंने अभी बताया ना कि हृदय के 4 ये चेम्बर होगा, तो इधर आर्ट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। तो ब्लड यहाँ आया बॉडी से ब्लड यहाँ आया, यहाँ से निकला ऑक्सीजन के लिए फेफड़ा की तरफ, फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ ब्लड आ गया, अब यहाँ निकला इसमें, फिर ब्लड यहाँ से निकल जाता है बॉडी की तरफ और ब्रेन की तरफ, जो कि ऑक्सीजन वाला होता है। तो ये नीचे वाला वेंट्रिकल है, यही तो आपका पंप कर रहा है। तो वेंट्रिकल, कौन वेंट्रिकल? बायां वेंट्रिकल हृदय में रक्त को पंप करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, गर्भ अवस्था के दौरान शरीर में किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान जो बढ़ जाता है सबसे ज़्यादा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। पूरे प्रेगनेंसी को मेंटेन प्रोजेस्टेरोन ही रखता है। और एचसीजी तो कंफर्म करता है, जितना ज़्यादा लेवल आपका अगर प्रेगनेंसी में बढ़ गया, तो वह कंफर्म करता है आपको प्रेगनेंसी को। एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। एनोरेक्सिया का कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले जानिए, एनोरेक्सिया होता है भूख में कमी या भूख न लगना, ठीक है, याद रखिएगा। एनोरेक्सिया जो होता है, यह एक मानसिक समस्या है, जहाँ पे आत्मसम्मान, चिंता और छवि और शरीर की छवि से संबंधित होता है, ठीक है ना। यानी किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा है, चिंता हो गया है, शरीर की छवि खराब हो गई है, तो इस कारण व्यक्ति मानसिक बीमार हो जाते हैं। और जब मानसिक रूप से बीमार होता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं भोजन को भी नज़रअंदाज करने लगता है। और कोई कोई ऐसे मानसिक बीमारी है जहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाने लगता है, ठीक है ना। किडनी स्टोन का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए, किडनी स्टोन का मुख्य कारण कैल्शियम, यूरिक एसिड,
या ऑक्जेलेट का अधिक जमाव होना। इसीलिए बोला जाता है कि जब किडनी स्टोन हो तो जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है उसका सेवन कम कर देना चाहिए, क्योंकि वो सब कैल्शियम ऑक्जेलेट बना सकता है, और किडनी स्टोन जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट ही उसका दूसरा नाम है। ओके। निमोनिया के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? निमोनिया फेफड़े का एक प्रकार के इन्फ्लामेशन है। निमोनिया में ये होता है कि फेफड़ा प्रभावित होता है, तो जब फेफड़ा प्रभावित होता है तो आप खुद से अनुमान लगा लीजिए कि क्या लक्षण होगा। बुखार तो आता ही है, खांसी होगा ही होगा भाई, फेफड़ा में समस्या है तो सांस लेने में दिक्कत होगा ही, और जब सांस लेने में दिक्कत होगा तो सीने में भी दर्द होगा। तो ये सब लक्षण निमोनिया का होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे है एलर्जी के लक्षण क्या हो सकते हैं। देखिए, तो एलर्जी के लक्षण की अगर बात किया जाए तो चक्कर आना, खुजली होना, छींक होना, सांस लेने में तकलीफ होना। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी आदमी से भी हो सकता है, किसी व्यक्ति, किसी पशु, किसी जगह, किसी धूल, किसी सामान, किसी भी एनीथिंग, किसी भी चीज़ से आपको, मौसम से भी एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी में होता यह है कि व्यक्ति को चक्कर आने के साथ साथ खुजली होने लगता है, छींक आने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसे सफोकेशन बोलते हैं। ठीक है ना। आगे है एसिटामिनोफेन जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में पैरासीटामोल बोलते हैं। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन में पैरासीटामोल भी होता है। यह दर्द का निवारण करने के साथ बुखार को भी कम करता है, याद रखना है। हृदय की धड़कन को नापने वाला समान तरीका कौन सा है? तो पल्स को मापकर हृदय की धड़कन का पता किया जाता है। ठीक है ना। जो पल्स होता है, पल्स वो हार्ट बीट को ही बताता है, समझ गए। आगे है पेट के अल्सर के कारण क्या हो सकते हैं। मान गए आपके पेट में अल्सर है तो उसका कारण क्या होगा? तो एक तो मैंने बता दिया कि पेट में अल्सर का कारण एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। दूसरा होगा कि बहुत ज़्यादा एसिड बनने से आपके पेट में छाले पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अम्लीय होने से। ठीक है ना। आगे है कोल्ड, जिसे सर्दी कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होने का मुख्य कारण वायरल संक्रमण में राइनो वायरस या कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस में आप लोग भी देखे, वहाँ भी सर्दी, ये सब चीज़ें होता था। शरीर में पानी की कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं? मान गए किसी के बॉडी में पानी के लक्षण, अगर पानी कम हो गया तो पानी कम होगा तो सबसे पहले बीपी कम जाएगा, बीपी भी कमेगा, शरीर जो है सुखापन टाइप से लगेगा, स्किन में नमी कम जाएगा, चेहरा सूखा सूखा लगेगा। ठीक है ना। मूत्र पीलापन गहरा होने लगेगा, मितली होने लगेगा। ठीक है। मुंह सूखने लगेगा और जो है थकान होने लगेगा व्यक्ति को। तो ये सब पानी की कमी से होता है, समझ गए। आगे है किडनी फेलवर के लक्षण क्या होते हैं। मान गया किसी पेशेंट को किडनी फेल करता है, ठीक है ना, किडनी फेल हो गया तो उसमें क्या लक्षण होगा? तो देखिए, मेन लक्षण होता है पैरों में सूजन, क्योंकि किडनी फेल होने पर वह आपके बॉडी में पानी को रिलीज नहीं कर रहा है, बाहर नहीं निकाल रहा है, जिसके कारण बॉडी में ही पानी का इकट्ठा होते रहता है। तो इस सिचुएशन में बॉडी में सूजन होता है। ठीक है। थकान होता है, जोड़ों में दर्द होगा, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ेगा, क्रिएटिनाइन बढ़ेगा तो जमाव होगा, और जमाव होगा तो आपके जोड़ों में दर्द भी करता है। तो किडनी फेल का बहुत सारे लक्षण होते हैं। शरीर में पीलापन, वेस्ट मटेरियल बढ़ जाना, ये सब होने लगता है। डायबिटीज़ में इंसुलिन की भूमिका क्या है? डायबिटीज़ में इंसुलिन की भूमिका ये है कि यह ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रण करता है। ठीक है ना। टीकाकरण का महत्व क्या है माय डियर? टीकाकरण का महत्व है कि यह संक्रामक रोगों से बचाव करता है, रोकथाम करता है, समझ गए। रक्त की कमी, एनीमिया के क्या लक्षण होते हैं? तो आपके बॉडी में एनीमिया का लक्षण होता है कि थकान होगा, समझ गए, त्वचा पीला पड़ेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। यह रक्त की कमी एनीमिया के लक्षण होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है और यह शरीर के लिए कैसे जो है होता है? तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक वसा है, एक फैट है जो कोशिकाओं में संरचनात्मक भूमिका निभाता है, लेकिन अधिक मात्रा में यह हृदय रोग का कारण बनता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो गुड होता है वो शरीर बॉडी के लिए गुड होता है, जो बैड होता है वो बॉडी के लिए बैड होता है, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक फैट है, एक वसा है जो आपके बॉडी में कोशिकाओं के संरचना के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में बॉडी में अगर हो गया, बढ़ने लगा, तो यह हार्ट के लिए सही नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह एक बुखार है जिसे आंतरीय बुखार, आंतरीय ज्वर भी कहते हैं। अब टाइफाइड बुखार के लक्षण ये होता है कि इसमें बुखार तो होता ही है, पेट में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ये बुखार आंतरीय बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुखार आंतों तक पहुंच जाता है, पेट में दर्द, भूख की कमी करने लगता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने लगता है। पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण क्या है? मैंने अभी ऊपर बताया,
कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया और अत्यधिक एसिड बनना। डेंगू बुखार के लक्षण क्या होते हैं, तो मैंने अभी ऊपर बता ही दिया। आगे है, हृदय में ब्लॉकेज के लिए कौन सी बीमारी जिम्मेदार हो सकती है। तो देखिए, हार्ट में ब्लॉकेज कहने का मतलब क्या है कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाला धमनी है, उसमें जो है ब्लॉकेज होता है, और उसमें ब्लॉकेज होने का मेन कारण होता है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस धमनियों में वसा के जमाव को बोलते हैं। मान गए यह पाइप है, ठीक है, इस पाइप में मैं इतना दूर वसा जम गया, इतना दूर कुछ ऐसे पदार्थ जम गया जो यहाँ पे आके जम गया। अब जो पहले इतना जगह है, अब यहाँ पे मात्र इतना जगह बच गया, ठीक है, इतना जगह बच गया। तो कहीं ना कहीं ब्लड आगे की तरफ बहुत कम जाएगा, जितना चाहिए उससे भी कम जाएगा। तो जब कम जाएगा तो ऑटोमेटिक है आपका हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिल रहा है, तो फिर आपका हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा, धमनी ब्लॉकेज हो जाएगा, जिससे हार्ट को मिलेगा नहीं ब्लड। तो ये जो है बीमारी उत्पन्न कौन करता है हृदय में ब्लॉकेज का, वो एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, वसा का जमाव करता है। ओके, आगे है, हड्डी के जोड़ ज्वाइंट में सूजन को क्या कहते हैं, अर्थराइटिस कहते हैं। जो ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, विशेष रूप से रिमेटाइड अर्थराइटिस में, ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन का संचार किसके द्वारा होता है, तो अभी मैंने बताया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, ढोने का काम करता है। ऑटिज्म का मुख्य लक्षण क्या है कि बच्चा सामाजिक संपर्क और कम्युनिकेशन में बच्चा को कठिनाई होता है, वो नहीं कर पाता है बातचीत किसी से। स्ट्रोक में किस प्रकार के लक्षण होते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया, आंखों की धुंधलाहट, मुंह का एक तरफ झुक जाना, बोलने में कठिनाई होना, सुनपन उत्पन्न होना, ये सब स्ट्रोक में होता है, मस्तिष्क का आघात में। लीवर में ऑक्सीजन की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो लीवर में ऑक्सीजन की कमी से लीवर में सूजन हो सकता है, जिसे हेपेटाइटिस बोलते हैं हम लोग, समझ गए ना। मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं प्रतीक्षा प्रणाली का हिस्सा है, कोशिका बी, कोशिका टी से बी सेल, टी सेल। अल्जाइमर रोग के क्या लक्षण होते हैं, तो अल्जाइमर रोग का लक्षण होता है, यह एक मानसिक रोग है, इसमें यादाश्त में कमी, मेमोरी में कमी, सोचने में कठिनाई और दिमागी भ्रम होने लगता है। एल्जाइमर ज़्यादातर वृद्ध लोगों में होता है, और वृद्ध लोगों में आप लोग देखते होइएगा कि जल्दी से वृद्ध व्यक्ति भूल जाता है बातें को, सोचने में कठिनाई होता है, दिमागी भ्रम होने लगता है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए अच्छा आहार क्या है। आप चाहते हैं कि आपके बॉडी में जो फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो नियंत्रण में हो, तो उसके लिए फाइबर से भरपूर आहार लेना चाहिए, जैसे फल, सब्जियाँ और साबुत अनाज, जो आपके बॉडी में फैट को रोकेगा बनने से, ठीक है। जितना आप मक्खन, दूध, जितना आप तेलीय सामान, डेयरी प्रोडक्ट का यूज करेंगे, मीठा सामान खाएंगे, उतना आपके बॉडी में फैट बढ़ते जाएगा, और वह फैट कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है। टीबी के मुख्य लक्षण क्या है, देखिए, किसी को अगर टीबी होता है तो देखते होइएगा लगातार खांसते रहता है, ठीक है ना, उसको खून आएगा खांसी से, बुखार लगेगा, उसका वजन कमने लगता है, तो ये टीबी के लक्षण होते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, तो हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन में स्थित होता है, यह आपके बॉडी को टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। ओके, संवेदनशीलता के लिए प्रमुख तंत्रिका कौन सा है, यानी सेंस के लिए, संवेदना के लिए, जिससे हमें महसूस कोई चीज़ होता है, कोई चीज़ सूंघते हैं, जैसे देखते हैं, तो कोई भी चीज़ हमारे ब्रेन को महसूस क्यों होता है, वह उसके पीछे नर्व होता है, तंत्रिका होता है। तो संवेदन का जो प्रमुख तंत्रिका है वो सेंसरी ऑर्गेन है, जैसे देखना, सूंघना, महसूस करना, ये सब सेंसरी ऑर्गेन से ही होता है। शरीर में पोटेशियम का महत्व क्या है, हमारे शरीर में पोटेशियम का महत्व है, यह हृदय, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र के कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। कुल मिला के पोटेशियम का एक अच्छे लेवल में होना बहुत जरूरी होता है मांसपेशी, हृदय और तंत्रिका तंत्र के लिए। आगे मैं बात करूं आंत के रोग, जीआई डिसऑर्डर, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कहते हैं, इसका लक्षण होता है पेट में दर्द, दस्त, कब्ज और ऐंठन, समझ गए। आंतों के रोग, जीआई और डिसऑर्डर के लक्षण में पेट में दर्द, दस्त, कब्ज और ऐंठन, समझ गए। शरीर में रक्त का संचालन किस अंग से होता है, तो शरीर में रक्त का जो संचालन होता है हार्ट से होता है, सबको जानते हैं। स्ट्रोक के दौरान मस्तिष्क के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है, तो देखिए, मस्तिष्क के रक्त संचार को प्रभावित करता है। स्ट्रोक जो होता है ना, वह ब्रेन में ब्लड के सप्लाई को ही रोक देता है, जिससे ब्रेन का जो सेल होता है डेड होने लगता है, ठीक है। किडनी का कार्य क्या है, किडनी का कार्य है विषैल पदार्थ, वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना, शरीर के पानी और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना। पेट में एसिड का अत्यधिक उत्पादन किस समस्या का कारण बन सकता है, तो पेट में आपका बहुत ज़्यादा एसिड, बहुत ज़्यादा
अम्ल का इकट्ठा होने से GERD रोग हो सकता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज GERD हो सकता है। ठीक है, जिसमें हमेशा लगेगा कि भोजन खाए हुए हैं, पेट भरा भरा लगेगा और भोजन करने की इच्छा हमेशा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा भी खाने पर पूरा लगेगा भोजन जो है गर्दन तक आ चुका है और इसमें भोजन वापस से जो है आपको मुंह में आने का प्रयास करता है। ठीक है ना। आगे है शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है। मैंने आपको ऊपर बताया कैल्शियम का मुख्य कार्य है हड्डियों और दांतों का निर्माण करना, नर्व संकेतों को प्रसारण करना, बाल को मजबूत करना। ठीक है, ये सब कैल्शियम का काम होता है। आगे है किस प्रकार के आहार से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। तो कम ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स वाले आहार, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड यानी जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कम हो वैसे आहार की आप भोजन लेंगे तो आपके ग्लूकोज लेवल में कंट्रोल करने में मदद करता है। रक्त में यूरिया का मुख्य स्रोत क्या है। तो रक्त में यूरिया का मुख्य स्रोत यह प्रोटीन के टूटने से उत्पन्न होता है, यानी जो आपके बॉडी में प्रोटीन है वह टूटता है तो यूरिया ही बनता है। किडनी के प्रमुख कार्य क्या है, अभी मैंने बताया पानी और खनिज को संतुलन को बनाता है, विषैले पदार्थ को उत्सर्जन करता है। आगे है स्ट्रोक के उपचार में कौन सी दवा उपयोग होती है, यानी अभी मैंने स्ट्रोक के बारे में ऊपर बताया कि ब्रेन के जो धमनी होता है ब्लड सप्लाई वाला उसको ब्लॉकेज होने से होता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में उपयोगी दवाएं होता है एंटीकोगुलेंट जो ब्लड क्लॉट है उसके थक्का को खोलता है, जैसे हिपेरिन और वारफेरिन। समझ गए। शरीर के तापमान को अधिक होने पर क्या किया जाना चाहिए। तो बॉडी के टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ दे, ठंडा ठंडा शरीर को ठंडा करने का प्रयास करें और पैरासीटामोल देना चाहिए। वायरस से शरीर को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो वायरस से शरीर को बचाने के लिए अच्छा तरीका है टीकाकरण करिए, स्वच्छता रखिए, मास्क पहनाइए, यही आप जो है बचा सकते हैं वायरस से। किस प्रकार का आहार हृदय के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, मैंने ऊपर ही बताया फैट कम फैट वाले भोजन लें, में जितने भी तेलीय जितने भी फास्ट फूड है ये सब कम उपयोग करें, साथ में अधिक फाइबर वाले आहार लें तो आपके हृदय स्वस्थ बेहतर रहेगा। फल फूल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। खून की कमी से शरीर पर क्या असर पड़ता है। तो खून की कमी से शरीर पर बहुत असर पड़ता है, शरीर थकान महसूस होने लगेगा, त्वचा पीला होगा, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। शरीर में सोडियम का क्या काम है। शरीर में सोडियम का काम है कि यह तरल संतुलन को बनाए रखता है, तंत्रिका संकेतों को प्रसार को बनाता है, साथ में यह क्या करता है बीपी के भी क्या करता है कंट्रोल में करता है। इसीलिए ज़्यादा आप सोडियम लेंगे तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हृदय में ब्लॉकेज होने पर क्या उपचार किया जाता है। तो हृदय में अगर ब्लॉकेज हो जाए, कहीं पे जमाव हो जाए तो उसे एंजियोप्लास्टी की सहायता से या बाईपास सर्जरी करके उस ब्लॉकेज को खोला जाता है। ठीक है, एंजियोप्लास्टी क्या होता है। देखिए एंजियोप्लास्टी होता है मान गए कहीं पे अगर ब्लड में रुकावट है, धमनी में रक्त वाहिनी में कोई चीज़ का जमाव हो गया है तो इसमें एक जो है आपका पाइप डाला जाता है, पाइप डालकर यहाँ पे फुलाया जाता है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड वेसल चौड़ा हो जाता है और जो जमाव हुआ है वो बाहर निकल जाता है, यही एंजियोप्लास्टिक होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के प्रमुख कारण क्या है, यानी पेट के अंदर आंत के अंदर ब्लीडिंग होने का प्रमुख कारण क्या है। एक कारण तो अल्सर होगा, छाला पड़ना, दूसरा होगा एसोफेगल वायरसिस या पाइलोइडिस। ठीक है ना, पाइलोडिस, अल्सर, एसोफेगल वायरस, ये सब कारण हो सकता है। आगे है यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न है यहाँ पे पार्किंसन रोग का मुख्य लक्षण क्या है। तो पार्किंसन रोग का प्रमुख लक्षण है हाथों और पैरों में कंपन होना और मांसपेशियों की जकड़न। पार्किंसन रोग जो होता है वह मानसिक रोगी होते हैं और वो मानसिक रोगी जब वो दवाई लेते हैं मनोरोग के तो उससे जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो पार्किंसन रोग में आता है और इसका मेन जो लक्षण होता है हाथ पैर में ट्रिमर होना, मांसपेशियों को कमज़ोर होना। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा नर्सिंग स्टेप्स का एक चरण है। 4 ऑप्शन रहेगा, 3 दे देगा, इधर उधर का 1 दे देगा नर्सिंग चरण, या आप पूछ देगा कि इनमें से कौन सा नर्सिंग स्टेप के अंदर नहीं आता है। तो 5 याद कीजिए, पहला असेसमेंट, दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेशन एंड 5वां इवैल्यूएशन होता है। मूल्यांकन, निदान, योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। पहला होता है मूल्यांकन, मरीज के हिस्ट्री वगैरह लेना मूल्यांकन होता है, असेसमेंट करना। निदान होता है जहाँ पे डायग्नोसिस तैयार किया जाता है कि मरीज को क्या क्या करना है। चौथा में प्लानिंग किया जाता है कि कैसे ट्रीटमेंट वगैरह देखरेख करना है। इम्प्लीमेशन होता है जहाँ पे जो भी प्लान बनाते हैं उसको शुरू कर देते हैं काम करना। और मूल्यांकन में होता है कि जो भी हम 4 स्टेप तक काम किए हैं उसको मूल्यांकन करते हैं। ठीक है ना, कि काम जो हम किए हैं इफेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, या कितना % इफेक्टिव हुआ है
और अगर लगे कि बिल्कुल यह इफेक्टिव नहीं है तो यह पुनः फिर से मूल्यांकन से शुरू होता है, ठीक है। इसीलिए इसे चक्रीय प्रोसेस भी कहते हैं, साइकिल में चलते रहता है, ठीक है ना। अगर मूल्यांकन ठीक ढंग से रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर से शुरू कर देते हैं। ठीक है, सीपीआर में एक समान व्यस्क के लिए क्या प्राथमिक मात्रा होती है? देखिए, तो सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। जब किसी को श्वसन बंद हो जाए, हार्ट बीट बंद हो जाए, पल्स बंद हो जाए, तो अगर कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाए तो आपको सीपीआर करना चाहिए। सीपीआर 30 सीपीआर और 2 सांसें, यानी 30 कंप्रेशन और 2 सांसें होता है। आपसे पूछेगा कि सीपीआर में वेंटिलेशन और कंप्रेशन का आपसे पूछेगा कंप्रेशन और वेंटिलेशन में कितना रेशियो होता है, तो 30:2 होता है। हर एक 15 के बाद जो है एक सांस फूका जाता है, ठीक है। डिप्थीरिया के लिए टीका कौन सा होता है? आपको पता है डीपीटी का टीका दिया जाता है, याद रखना है। आगे है यहाँ पे पोविडीन आयोडीन का मुख्य उपयोग क्या है? पोविडीन आयोडीन होता है, यह एक मलहम होता है। इसका इस्तेमाल होता है संक्रमण नियंत्रण के लिए, एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कट फट जाए, घाव वगैरह हो तो उस पर इस्तेमाल यह क्रीम का किया जाता है, पोविडीन आयोडीन, ठीक है। आगे है, आप लोग यहाँ पे चलिएगा आगे, तो आगे है रक्तचाप नापते समय समान वयस्क के लिए कैफ का आकार, ठीक है ना, आकार क्या होना चाहिए? यानी जब ब्लड प्रेशर लेते हैं तो जो कैफ लगा होता है, ठीक है ना, बीपी एपार्टस में, तो उसका हमें आकार पूछ रहा है। तो कफ की जो कैफ की चौड़ाई होती है ऊपरी बाँह की 40% और लंबाई 80% होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी रेशियो पूछ रहा है कि कैफ कितना होता है, तो बाँह का 40% होता है, ऊपरी बाँह के चौड़ाई का 40% और लंबाई 80% होता है, ठीक है। तभी हम उसमें आराम से लपेटते हैं, पता होना चाहिए। आगे है, शॉक कितने प्रकार के होते हैं? शॉक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो शॉक जो होते हैं, देख लीजिए, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो शरीर में तरल के कमी से लगता है, कार्डियोजेनिक शॉक जो हृदय से संबंधित समस्या होने के कारण लगता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, सेप्टिक शॉक होता है संक्रमण के कारण, एनाफाइलेटिक शॉक होता है एलर्जी के कारण, ठीक है ना। तो ये सब शॉक के कारण होते हैं। रोगी के पेशाब के लिए कैथेटर कब लगाया जाता है? तो मूत्राशय खाली करने में असमर्थ या सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान। तो कैथेटर कब लगाया जाता है मरीज को? तो कैथेटर हम लगाते हैं या तो मरीज खुद से यूरिन त्याग करने में उसको दिक्कत हो रहा हो, यूरिन पास नहीं हो रहा हो तब लगाते हैं, या फिर जब सर्जरी होने वाला होता है तो लगाते हैं, ठीक है। WHO के अनुसार सही हाथ धोने के कितने चरण हैं? तो WHO के अनुसार हाथ धोने के सही चरण, ये जो 7 दिया है गलत है, 7 टाइपिंग में मिस्टेक है, 7 नहीं होता है, ठीक है। ये आपका टोटल जो है, जो मैं बता दूँ यहाँ पे क्लियर स्पष्ट रूप से, देखिए, ये जो WHO के अकॉर्डिंग जो हाथ धोने के जो चरण होता है, देखिए टोटल चरण होता है 12, 0 से लेकर 11 तक होता है, ठीक है ना। लेकिन 5 जो चरण होता है ना, 5 स्टेप जो होता है, वह नॉर्मली हर एक जो है हर एक प्रकार के हैंड वॉशिंग में होता है। बाकी के जो 7 चरण होते हैं वो स्पेसिफिक जो है फॉलो किए जाते हैं, समझ गए ना। तो वही 7 चरण दिया है। अगर ऑप्शन में आपसे पूछे, अगर ऑप्शन में 7 वाला रहे, 7, 8, 9, ठीक है ना, इस प्रकार से ऑप्शन में रहे तो 7 मारिएगा। अगर 10, 11, 12, 14 ऐसे रहे, डिजिट में अगर 2 अंक वाला में रहे तो आप 12 पर टिक मारिएगा, समझ लीजिए ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और टोटल इसका समय की बात करेगा तो 20 से लेकर 30 सेकेंड, फिर अगर सिंगल टाइम दे तो 30 सेकेंड राइट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग में एडवोकेट का क्या अर्थ होता है? यानी नर्सिंग में एडवोकेट का क्या अर्थ होता है? देखिए, एडवोकेट का मतलब होता है वकील। वकील का क्या काम होता है? कानूनी अधिकारों का रक्षा करना। उसका जो भी क्लाइंट आए तो उसके लिए लड़ता है, उसको में अंदर गलत भी रहता है लेकिन फिर भी उसके अधिकार के रक्षा के लिए वो आगे आता है, लड़ता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से नर्सिंग में एडवोकेट का मतलब होता है कि नर्स जो है मरीज के लिए एडवोकेट का काम करती है, उसके अधिकारों का रक्षा करती है, ठीक है ना, और उसको जो है उसके अधिकारों के बारे में बताती है मरीज को, ठीक है ना। शिशु में प्राथमिक टीकाकरण की शुरुआत कब होती है? तो शिशु में जो प्राथमिक टीकाकरण स्टार्ट हो जाता है जन्म के तुरंत बाद हो जाता है। जो जन्म के समय ये BCG, OPV और हेपेटाइटिस B का टीका लगता है, समझ गए। आगे है यहाँ पे, रोगी को बिस्तर पर पलटने के लिए नर्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यानी रोगी को जब हम बिस्तर पर पोजीशन बदलते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? तो ध्यान में रखना चाहिए कि रोगी की रीढ़ की हड्डी और सहारे का ध्यान रखना चाहिए। यानी चूँकि मरीज जो होते हैं अगर वो बेड पर बहुत लंबे समय से है तो उनका स्पाइनल में समस्या हो सकता है, तो ध्यान रखें कि ज़्यादा जोर उनके स्पाइनल पर ना पड़े। तो रोगी के रीढ़ की हड्डियों को सहारा देकर जो है उसे इधर से उधर क्या करना चाहिए? करवट दिलाना चाहिए, पोजीशन बदलना चाहिए, ठीक है ना।
डायबिटीज मेलिटस में प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, यानी डायबिटीज मेलिटस में जो जिसे हम लोग मधुमेह बोलते हैं उसमें प्रमुख लक्षण 3 पी होता है। 3 पी का मतलब होता है 3 पी। 3 पी मतलब पी फॉर पॉलीयूरिया, पी फॉर पॉलीडिप्सिया, पी फॉर पॉलीफेजिया, यानी बहुत ज़्यादा मूत्र लगता है, बहुत ज़्यादा जो है प्यास लगता है और बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति यहाँ पे खाना भी खाता है, भूख बार बार लगता है। तो ये 3 लक्षण जो है व्यक्ति में होता है, याद रखिएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, टीबी रोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग देखभाल क्या है। अगर किसी को टीबी हो गया है तो महत्वपूर्ण देखभाल होगा नियमित दवा देना और पोषण का ख्याल रखना, क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है टीबी में और उसे पोषण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे गर्भ अवस्था में गर्भवती महिला को किस प्रकार की पोषण चाहिए, यानी प्रेगनेंसी के टाइम में एक महिला को कैसा आहार भोजन देंगे। ठीक है? अधिक प्रोटीन वाला, आयरन वाला, कैल्शियम वाला, यानी जो मरीज को मजबूती प्रदान करे, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, ऐसा भोजन महिला को देना चाहिए, क्योंकि उस समय उसको अपना खुद तो चाहिए ही, साथ में बच्चे को भी देना रहता है, ध्यान रखना है। आईवी कैनुला लगाते समय आईवी कैनुला लगाने का सामान्य स्थान कहाँ होता है? तो आईवी कैनुला जो लगाते हैं फ्लूइड वगैरह देने के लिए, दवाई वगैरह देने के लिए, तो उसका सामान्य साइट, नॉर्मल साइट कौन सा होता है? हाथ के वेन, ठीक है, सिफेलिक वेन या डोर्सल वेन फ्लेक्सेस। ठीक है? डोर्सल वेन फ्लेक्सेस या सिफेलिक वेन, हाथ के वेन, नॉर्मली हाथ पर ही ये हम लोग लगाते हैं, सामने वाला। ठीक है ना? पता होना चाहिए। नहीं मिलता है हाथ पर नस, तब जाके इधर उधर सेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हाथ में ही लगाते हैं। आगे है पीपीएच का प्रमुख कारण क्या होता है? पीपीएच का प्रमुख कारण पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच का प्रमुख कारण होता है यूटेराइन एटोनी यूटेराइन, यानी एटोनिक गर्भाशय। एटोनिक गर्भाशय में क्या होता है कि गर्भाशय जो होता है ठीक ढंग से जो है वहाँ पे संकुचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण दबाव नहीं लगता है और ब्लीडिंग होते रहता है। तो एटोनिक यूट्रस प्रमुख कारण होता है पीपीएच का। नर्सिंग में एसओएफ नोट्स का क्या अर्थ है? नर्सिंग में एसओएफ नोट का क्या अर्थ है? आपसे एग्जाम में ये पूछा गया था स्टाफ नर्स में अब की बार कि एसओएपी में ए का अर्थ क्या है? तो ए का अर्थ होता है असेसमेंट, एस का अर्थ होगा सब्जेक्टिव, ओ का अर्थ ऑब्जेक्टिव, ए का अर्थ असेसमेंट, पी का अर्थ प्लान। ए नर्सिंग में सॉप एक नोट्स होता है, एक रिकॉर्ड होता है, जिसमें सॉप का मतलब होता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, प्लान। इसमें से कोई भी आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिए। ऑक्सीजन की समान सांद्रता क्या होती है? तो ऑक्सीजन की समान सांद्रता क्या होती है? तो ऑक्सीजन की समान कॉन्सेंट्रेशन जो होता है लगभग 21% वायु में मौजूद होता है। हम लोग जो भी ऑक्सीजन लेते हैं ना तो उसमें 21% होता है। मलेरिया के लिए कौन सा कीटाणु जिम्मेदार होता है, यानी मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। आप लोग को पता है, हम कई बार बता चुके हैं। हेमोडायलिसिस किस रोग में किया जाता है? तो हेमोडायलिसिस पता है आपको, हेमोडायलिसिस हो, पेरिटोनियल डायलिसिस हो, ये सब किडनी फेलुअर में होता है। लंबे समय से किडनी फेल होता है तो हेमोडायलिसिस सप्ताह में 2 या 3 करवाया जाता है, जैसा ज़रूरत हो। समझ गए? आगे है यहाँ पे नर्सिंग में बुखार को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो नर्सिंग में बुखार को नियंत्रण करना हो, ताप लीजिए, तरल पदार्थ पिलाइए, एंटीपायरेटिक दिए, ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है? तापमान को नॉर्मल बना कर रखे, पंखा चलाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे तरल पेय पदार्थ दे पीने के लिए, समझ गए, और एंटीपायरेटिक दवाइयाँ दें। ओके। नियोनेटल रिससिटेशन में पहला कदम क्या होता है? नियोनेटल पुनर्जीवन में पहला कदम क्या होता है? तो पहला कदम होता है साफ एयरवे सुनिश्चित करना, यानी जो वायु मार्ग होता है उसको साफ करना, उसको क्लीन करना, ये पहला कदम होता है नियोनेटल रिससिटेशन में। ठीक है? चलिए, एचआईवी संक्रमित मरीज की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी किसी को अगर एचआईवी हो रखा है तो वैसे मरीज को देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है? तो वैसे मरीज को संक्रमण नियंत्रण और रोगी की सुरक्षा, क्योंकि इसमें होता यह है कि शरीर से ब्लड भी निकल गया, शरीर में अगर चुभ भी गया ब्लड पिन और वो कोई और मरीज को चुभ जाएगा तो उससे हो जाएगा। तो सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है, संक्रमण का नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है देखभाल में। ठीक है? नर्सिंग में इन्फॉर्म कंसेंट का क्या मतलब होता है? इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब क्या होता है? तो नर्सिंग में हम देख रहे करते हैं तो इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है कि रोगी के सहमति के बिना कोई प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए। यानी रोगी को आप बताते हैं, सूचित करते हैं कि हम एक करने जा रहे हैं, अगर मरीज सहमत हो, अगर उसके सूचना में और वो सहमति दे तो जो है आप कर सकते हैं प्रक्रिया। अगर वो असहमति हो, असहज हो, तो फिर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो इन्फॉर्म कंसेंट में यही होता है कि उससे आप इन्फॉर्म करके उनसे सहमति लें उस प्रोसीजर के बारे में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे कहता है, देख लीजिए कि गहरी श्वास और तेजी से हृदय गति किस स्थिति का लक्षण होता है? यानी डीप श्वसन, गहरी श्वसन और तेज हृदय गति, यानी
श्वसन काफ़ी गहरा चल रहा हो और हृदय गति काफ़ी तेज़ी में हो, तो ये किसका लक्षण होता है? तो ये होता है शॉक, आघात का लक्षण। जब मरीज को शॉक लगता है, चाहे वो किसी प्रकार के शॉक हो, तो श्वसन काफ़ी डीप हो जाता है, काफ़ी गहरा हो जाता है और हृदय गति काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगता है। शॉक का ये प्रमुख लक्षण है। नर्सिंग के कौन से तत्व पेशेवर व्यवहार को दर्शाते हैं? आप लोग को मैं बताया हूँ कि नर्सिंग के कौन से तत्व एक कुशल व्यवहार, एक प्रोफेशनल बिहेवियर को दर्शाता है। तो प्रोफेशनल बिहेवियर कब होता है? जब आप किसी के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, सहानुभूति तरीके से, ईमानदारी तरीके से, जवाबदेही अपनी देखते हैं, यही आपका प्रोफेशन होता है ना। तो यही नर्सिंग पेशेवर में एक पेशेवर व्यवहार का ये लक्षण होता है कि आप ईमानदार बने, सहानुभूति, जवाबदेही वाला हो और गुप्त रखें बातें को। यही जो है नर्सिंग में एक बेस्ट पेशेवर माना जाता है। ठीक है ना। आगे है, शिशु का अपगार स्कोर कब लिया जाता है? देखिए, तो शिशु का अपगार स्कोर जन्म के 1 से 5 मिनट के अंदर जो है लेना चाहिए। अपगार स्कोर क्या करता है? बच्चे के स्वास्थ्य का आकलन करता है, स्थितियों का आकलन करता है कि बच्चा किस कंडीशन में है। ठीक है, तो शिशु का अपगार स्कोर 1 से 5 मिनट के बाद जन्म के शुरू करना चाहिए। टाइफाइड बुखार का मुख्य संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार मुख्य रूप से साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइफाइड इनमें से किसके कारण होता है? वायरस, जीवाणु, ठीक है, कवक, पैरासाइट। तो आपको मानना पड़ेगा, चूँकि यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु वाला है टाइफाइड, ठीक है। जबकि डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरस वाला है, ठीक है, याद रखना है। आगे है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग आगे। 29 नंबर है, आईवी ड्रिप की गति को नियंत्रण करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? आईवी ड्रिप जो होता है, हम उस गति को कम बेस करते हैं ना, फ्लो रेट कितना ज़्यादा कम बेस करते हैं, तो उसके नियंत्रण करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ से हम लोग इन्फ्यूजन को कम या ज़्यादा करते हैं, उसे इन्फ्यूजन पंप कहते हैं। इन्फ्यूजन पंप, जहाँ से आईवी ड्रिप की गति को हम लोग कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग को जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से बढ़ाते हैं, ठीक है ना। नर्सिंग में डेलीगेशन का क्या अर्थ होता है? एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी एमपी में, सॉरी स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था ना, तो ये डेलीगेशन वाला क्वेश्चन पूछा था। डेलीगेशन का अर्थ क्या होता है? तो कार्य को दूसरों को सौंपना। डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपने कार्य को किसी दूसरे को सौंप देना, ठीक है ना। तो अगर नर्सिंग में कोई छुट्टी वगैरह पर जाता है तो डेलीगेट करके जाता है, अपने काम को दूसरे को देता है कि भाई तुम ये देखना, ठीक है ना, यानी अपने काम को सौंपना दूसरे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, बुखार के दौरान नर्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो बुखार के दौरान तापमान, ठीक है, हाइड्रेशन और आराम को सुनिश्चित करना चाहिए। समझ गए। श्वसन प्रणाली की प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी है? देखिए, श्वसन रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो प्रमुख बीमारियां हैं उसमें अस्थमा, उसमें निमोनिया, उसमें सीओपीडी और टीबी, ये सारे के सारे श्वसन प्रणाली का रोग है। ये सारे रोग में श्वसन से संबंधित जुड़ी हुई समस्या होता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसिक रोगी की देखभाल में नर्स का क्या कर्तव्य है? एक मानसिक रोगी है और नर्स अगर देखभाल कर रही है तो क्या जिम्मेदारी नर्स की होनी चाहिए? रोगी को सुरक्षित रखना और सहानुभूति से व्यवहार करना। एक नर्स है और एक रोगी है और वह रोगी मेंटल हेल्थ का है, मेंटल रोगी है, तो नर्स को काफ़ी उसके साथ सहानुभूति दिखाना चाहिए, काफ़ी सॉफ्ट बिहेवियर अपनाना चाहिए, वरना वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल पैदा कर सकता है मरीज़, अगर उसके साथ आप उसी की तरह बात करेंगे तो। क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है, हो सकता है वो गाली दे दे आपको, हो सकता है वो कड़क आवाज़ में बोले, ठीक है ना, तो हल्ला गुल्ला करे। तो आपके साथ उसको एकदम सॉफ्ट बन के रहना है, सहानुभूति दिखाना है, व्यवहार में नरमता रखना है। और भले रोगी आपको नुकसान पहुँचाने का कोशिश करे, लेकिन आप जानते हैं कि मरीज़ ठीक कंडीशन में नहीं है, तो आप उसको सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। समझ गए। आगे देखिए, नर्सिंग में एसेप्टिक तकनीक का क्या मतलब होता है? नर्सिंग में एसेप्टिक तकनीक का क्या मतलब होता है? तो एसेप्टिक तकनीक का मतलब होता है संक्रमण को रोकने के लिए कीटाणु मुक्त प्रक्रिया। एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे हम संक्रमण को रोकने के लिए बिल्कुल साफ सुथरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे सर्जरी वगैरह होता है तो देखते होइएगा कि वहाँ पे पूरा डॉक्टर, जो भी आसपास सर्जरी के रहने वाला है, सब एकदम सारा चीज़ को ढक लिया रहता है, ताकि एक भी संक्रमण वाला चीज़ जो है बाहर ना प्रवेश करे, मरीज को टच ना हो, वरना सर्जरी के द्वारा अगर इन्फेक्शन फैलेगा तो मरीज के लिए काफ़ी घातक हो जाएगा। अब समझिए, एक खुला व्यक्ति बाहर से घूमकर हॉस्पिटल गया, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, और डायरेक्ट वो बगैर कपड़ा, बगैर गाउन, बगैर ग्लव्स, बगैर मास्क पहने सर्जरी करने लग जाएगा, तो वो तो पूरा बाहर से होकर आया है, पूरा बॉडी पर उसका जो है कीटाणु सूक्ष्मजीव हो सकता है और उसके द्वारा प्रवेश मरीज के अंदर कर जाएगा, जो काफ़ी घातक होगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि एसेप्टिक तकनीक में पूरा जो भी व्यवस्था होता है, जो बिल्कुल कीटाणु मुक्त होता है, उसका इस्तेमाल करें और वह संक्रमण से बचाता है, ठीक है ना। समान वयस्क के लिए समान हृदय गति कितना होता है? तो एक नॉर्मल वयस्क व्यक्ति के लिए हृदय गति 60 से 100 होता है। 100 से ज़्यादा हो जाए तो टेकीकार्डिया, 60 से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है, याद रखिए। आगे है,
डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सी नर्सिंग देखभाल आवश्यक है? डायबिटिक पेशेंट कहने का मतलब है चीनी वाला जो मरीज है, जिसको डायबिटीज़ है, तो ऐसे मरीजों के लिए नर्सिंग देखभाल में क्या चीज़ें आवश्यक है, ठीक है ना? तो आवश्यक क्या चीज़ है? तो ग्लूकोज का मॉनिटरिंग करेंगे, आप देखेंगे कि मरीज को ग्लूकोज हमेशा मेजर करके कि कितना लेवल पर है, ठीक है ना? तो पहला ये होगा ग्लूकोज का मॉनिटरिंग। चूँकि डायबिटिक पेशेंट है तो इसके लिए आहार भी उसी प्रकार से होना चाहिए, तो उचित आहार का देखभाल। पैर की देखभाल क्यों? क्योंकि मरीज चलेगा, अगर चोट लग जाएगा, ब्लडिंग आने लगेगा, घाव बन जाएगा, तो फिर काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है डायबिटीज़ वाले मरीज को घाव छुड़ाना। तो और मरीज जब चलता है तो पैर में ज़्यादातर चोट लगने की संभावना होती है, तो पैरों की देखभाल ज़रूरी हो जाती है, समझ गए? डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। आगे है, आईवी कैनुला लगाने के बाद क्या करना चाहिए? तो आईवी कैनुला लगा दिए तो आपको साइट को बांध देना चाहिए और प्रवाह को जांचना चाहिए। इसीलिए जब हम कैनुला लगाते हैं तो उसमें हम फ्लश करके देखते हैं नॉर्मल सलाइन, ठीक है ना, कि अच्छा से लग तो गया है। अगर अच्छा से नहीं लगेगा तो वहाँ पे वेन पंक्चर हो जाता है, और वेन पंक्चर हो जाएगा तो कठिनाई हो जाता है मरीज के लिए, इसलिए पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। आगे है, नर्सिंग में रिससिटेशन का मतलब क्या होता है? तो नर्सिंग में जो अभी आप लोग देखे हैं चाइल्ड में नियोनेंटल रिससिटेशन, तो रेसिस्टेशन बेसिकली पुनर्जीवन को बताता है, यानी फिर से जीवन में वापस लौट आना, और इसे हम लोग जीवन रक्षक प्रक्रिया बोलते हैं। जीवन को रक्षा करने वाला प्रक्रिया ही रिससिटेशन कहलाता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे, बुखार की स्थिति में कौन सी दवा दी जाती है? देखिए, तो बुखार की स्थिति में एंटीपायरेटिक दवा देते हैं, ठीक है ना, जो जैसे पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, तो ये सब दवा दी जाती है। महिला रोगी में पीपीएच त्वरित प्रबंध क्या है? अभी कारण हम लोग जान गए कि पीपीएच सबसे सामान्य किन कारणों से होता है? एटोनिक यूट्रस, पढ़े हैं ना ऊपर। अब पूछ रहा है कि महिला रोगी में पीपीएच का अगर प्रसव के बाद अगर ब्लीडिंग हो तेज़ी से, तो जल्दबाजी में जो प्रबंध करेंगे, त्वरित प्रबंध क्या करेंगे? तो यूट्रस का मसाज करें, जिससे यूट्रस जो है धीरे-धीरे संकुचित हो और ब्लीडिंग में रुकावट पैदा करे, और दवा दें ऑक्सीटोसिन, जो प्रसव के बाद ब्लीडिंग को रोकता है। ओके, आगे बढ़ें। 41 है माय डियर, नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन क्यों आवश्यक है? तो नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन इसलिए आवश्यक है कि अगर आप देखभाल किए हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना, और वह रिकॉर्ड कानूनी प्रमाण के लिए आपको फ्यूचर में कभी भी ज़रूरी दे सकता है। ऐसा तो होता नहीं है कि हर एक मरीज़ का डॉक्यूमेंटेशन जो होता है तो कानूनी रूप से ज़रूरी ही पड़ जाता है। लेकिन पता नहीं किस मरीज़ के साथ कब जो है क्या चीज़ ज़रूरी पड़ जाए, और वह कानूनी रूप से जो है एक महत्वपूर्ण डाटा होता है। तो इसलिए नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन मरीज की देखभाल के रिकॉर्ड के साथ-साथ कानूनी प्रमाण के लिए भी ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे में कौन से टीके अनिवार्य होते हैं? तो जो बच्चा छोटा होता है 5 साल तक समझिए, तो उसके लिए अनिवार्य होता है बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस, एमएमआर, ठीक है ना? ये सब अनिवार्य टीका है। आगे है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में समांतर लक्षण क्या होते हैं? मान के हमारे बॉडी या किसी के बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स अगर असंतुलन हो जाए, खनिज पदार्थों की असंतुलन हो जाए, तो क्या होगा? तो कमजोरी आएगा, मरीज के अंदर कमजोरी छाने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, पल्स जो होता है, नाड़ी जो होता है एबनॉर्मल असमान हो जाएगा, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसे ऐसे होने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में खनिज तत्व सब मिले हुए रहते हैं, समझ गए ना, तो वो सब जो है आपके बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट है 44, स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन से कदम जरूरी है? तो स्वच्छता बनाए रखने के लिए हाथ धोइए, सफाई कीजिए, स्वच्छता बनाइए, और पीपीई पहनिए, ठीक है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट होता है पीपीई, पीपीई के फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, समझ गए, जो पर्सनल स्वच्छता, पर्सनल सुरक्षा देता है। रोगी के लिए शारीरिक व्यायाम क्यों आवश्यक है? किसी भी रोगी के लिए उसको शारीरिक रूप से एक्सरसाइज क्यों जरूरी होता है? रक्त संचार सुधारना, जटिल समस्याओं से बचाव के लिए आपको जो है शारीरिक व्यायाम जरूरी होता है। नर्सिंग में ट्रियाग क्या है? नर्सिंग में ट्रियाग जो है प्राथमिकता के आधार पर रोगियों को वर्गीकृत करता है, और यह आपदा प्रबंधन में काफ़ी भूमिका निभाता है। जो ज़्यादा जितना जरूरी वाला होता है पहले उसको प्राथमिकता दिया जाता है, और ट्रियाग जो है वही पहले प्राथमिकता ही निर्धारित करता है कि पहले हमको किसको जीवन को बचाना है, किसको ज़रूरत है, ठीक है ना। डिप्थीरिया का प्रमुख लक्षण क्या है? डिप्थीरिया का प्रमुख लक्षण होता है गले में कठोर झिल्ली का जमाव होना, सफ़ेद सफ़ेद कलर का, और सांस लेने में कठिनाई होना, समझ गए। नर्सिंग में पेशेंट एजुकेशन का क्या महत्व है? रोगी एजुकेशन का क्या महत्व है? नर्सिंग में रोगी को स्वास्थ्य सुधार और देखभाल में सक्षम बनाना, तो हेल्थ एजुकेशन या पेशेंट एजुकेशन कहे, नर्सिंग में यही इसलिए महत्व है कि रोगी को अगर स्वास्थ्य सुधार करना है, देखभाल करना है, उसमें सक्षम बनाना है, तो मरीज को जो है क्या करते हैं हम लोग, स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं कि ये नहीं कीजिए, ये कीजिए, आपके लिए ये भोजन नहीं, ये भोजन जरूरी है, आपको एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करना है, चलना है, तो ये सब एक प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा ही होता है, एजुकेशन ही होता है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है रक्त के प्रकार कितने होते हैं, तो रक्त को बेसिकली 4 प्रकार होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन होता है, तो सबसे दुर्लभ जो बहुत कम व्यक्तियों में रेयर केस में मिलता है वो ए बी निगेटिव होता है। वो ए बी निगेटिव सबसे दुर्लभ होता है। और सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, ओ पॉजिटिव मिलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण का सही तापमान कितना होता है, तो जो भी स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण का जो फ्रीजिंग रखा जाता है एक अच्छा तापमान में, वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना तापमान में जो है हम टीका को सही सलामत रख सकते हैं। आगे है फीवर का मतलब क्या है, अभी बताए हैं, शरीर का समान तापमान से अधिक होना। फीवर का मतलब होता है कि समान तापमान है उससे अधिक तापमान होना ही फीवर कहलाता है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नर्सिंग में स्टरलाइजेशन क्या है। देखिए नर्सिंग में स्टरलाइजेशन जो है यह संक्रमण से बचाने का एक प्रक्रिया है, जहाँ पे दो टर्म होता है बचाने में, एक स्टेरिलाइजेशन होता है और एक होता है डिसइंफेक्ट। स्टेरिलाइजेशन जो होता है यहाँ पे जड़ सहित किसी भी सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर देता है, स्पोर सहित यानी जड़ सहित। लेकिन डिसइंफेक्ट में क्या होता है, स्पोर समाप्त नहीं होता है, जड़ समाप्त नहीं होता है और वह फिर से होने की संभावना होता है। लेकिन स्टेरिलाइजेशन का अगर उपयोग करते हैं, कंप्लीट यह जो है साफ कर देता है जड़ सहित सूक्ष्म जीवों को। ठीक है, हेमरेज को कैसे रोका जाता है, तो हेमरेज को रोका जाता है, देखिए स्टरलाइजेशन को कीटाणुनाशन बोलते हैं, विसंक्रमण भी बोलते हैं। हेमरेज को कैसे रोका जाता है, तो ब्लीडिंग हो, कहीं भी ब्लीडिंग हो, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि वहाँ पे कंप्रेशन करे, दबाव डाले और चिकित्सीय सहायता ले, यानी मरीज को डॉक्टर से दिखाना चाहिए। नर्सिंग में डेलीगेशन कब नहीं करनी चाहिए, अभी मैंने बताया डेलीगेशन का क्या अर्थ होता है, दूसरे को अपने कार्य को सौंप देना। तो नर्सिंग में डेलीगेशन कब नहीं करना चाहिए, जब कार्य उच्च जोखिम वाला हो या नर्स की जिम्मेदारी हो। तो डेलीगेशन आप दूसरों को काम अपना नहीं सौंप सकते हैं, कब, जब काम काफ़ी उच्च जोखिम वाला हो। तो आप दूसरे को सौंपेंगे तो कैसे करेगा, नहीं करेगा पता नहीं, तो आप दूसरे को मत सौंपे जब उच्च जोखिम वाला हो और ख़ासकर आपकी जिम्मेदारी हो, नर्स की जिम्मेदारी हो, तो वहाँ पे बनता है कि आप जो है डेलीगेशन उस समय नहीं करें। ठीक है, मीन्स दूसरे पर नहीं सौंपे। आगे है नर्सिंग में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे प्राइमरी और महत्वपूर्ण चीज़ें होता है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हाथ धोना, हैंड वॉशिंग। उसके बाद तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन पहले आपका हाथ धोना सबसे प्राइमरी होता है। डायबिटीज मेलिटस में हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण क्या होते हैं, डायबिटीज मेलिटस में अगर किसी को डायबिटीज है, ठीक है ना, तो उसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट चलने में बहुत ज़्यादा इंसुलिन आप दे देंगे तो अचानक से उसका ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम जाएगा। तो जब हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल कम जाएगा, तो उसमें कौन सा लक्षण होगा, तो पसीना आने लगेगा मरीज को काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, चक्कर आने लगेगा, उलझन होने लगेगा मरीज को, कमजोरी होने लगेगा। तो ये सब हाइपोग्लाइसेमिया में, यानी बहुत ज़्यादा इंसुलिन अगर दे देते हैं मरीज को या ओवरडोज दवाई दे देते हैं डायबिटीज़ का, तो अचानक से उसका जो है ग्लूकोज लेवल कम जाएगा। और ग्लूकोज लेवल अगर अचानक से सामान्य से भी अगर कम हो जाएगा, जितना ज़रूरी है उससे भी अगर कम होने लगेगा, तो पसीना आना, चक्कर आना, उलझन होना, कमजोरी होना, ये सब लक्षण होने लगता है। महिला रोग नर्सिंग में गर्भ अवस्था के दौरान कौन से परीक्षण आवश्यक है, तो महिला रोग नर्सिंग में गर्भ अवस्था के दौरान कौन सा परीक्षण आवश्यक, यानी प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सा टेस्ट जरूरी होता है, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब 3 महत्वपूर्ण टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ता हूँ, आईवी कैनुला लगाने का सही कोण क्या है, तो आप सीधा समझिए, आईवी कैनुला जो हम लोग लगाते हैं उसमें सही जो है, आईवी में इंजेक्शन हम सही डिग्री पर कितना पर देते हैं, तो वही है, लेकिन बेसिकली 15 से 30 डिग्री जो है आईवी कैनुला लगाने का सही कोण माना जाता है। ठीक है ना। नर्सिंग में इथिक्स का क्या महत्व है, देखिए नर्सिंग में इथिक्स एक प्रकार से नैतिकता को बताता है, एक प्रकार से जिम्मेदारी को बताता है। तो इथिक्स एक पेशेवर आचार संहिता बनाए रखना, एक नैतिकता, आपका नैतिक क्या हो, मोरल क्या होता है, नैतिक क्या होता है, तो नर्स का एक नैतिक है कि वह मरीज को सुरक्षा करे, मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करे, मरीज को एक ईमानदारी से देख रेख प्रदान करे। तो नर्सिंग में इथिक्स का महत्व होता है कि जो नियम है उसको बनाए रखे, देखभाल का जो प्रिंसिपल है उसको बनाए रखे, लापरवाही नहीं करे। समझ गए? रोगी को शारीरिक रूप से आराम देने के क्या उपाय हैं, तो रोगी को शारीरिक रूप से अगर आप आराम दिलाना चाहते हैं तो आप उसको सही पोजीशन दें जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करे। तो एक पोजीशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दर्द का नियंत्रण करें, अगर मरीज दर्द में है, पेन में है, तो दर्द को कम करें अगर आप आराम दिलाना चाहते हैं तो। और शांत वातावरण दें ताकि मरीज आनंद से रह सके, बेचैनी ना हो उसके। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग,
नर्सिंग में फ्लूइड बैलेंस का मतलब क्या होता है? फ्लूइड बैलेंस का मतलब होता है कि तरल को नियमित संतुलन बना के रखना, शरीर में तरल पदार्थों को संतुलन बनाए रखना। क्योंकि अक्सर देखते हैं बहुत ज़्यादा दस्त हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है ना? या कोई अन्य समस्या हो जाए तो शरीर में तरल की कमी हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग बाहर से IV कैनुला के द्वारा तरल पदार्थ देते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। नर्सिंग में वाइटल साइन में कौन-कौन से होते हैं? तो नर्सिंग में वाइटल साइन जो होता है तापमान, टेम्परेचर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, नाड़ी, पल्स रेट और श्वसन दर यानी रिस्पायरेशन रेट, ये 4 महत्वपूर्ण वाइटल जैविक साइन है जो मरीज को स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बुखार हो जाएगा, BP बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर को बताएगा, नाड़ी दर बढ़ जाएगा, ये भी समस्या को बताएगा, श्वसन दर बढ़ जाएगा, ये भी समस्या को बताएगा। तो ये सब व्यक्ति के सिचुएशन को बताता है कि व्यक्ति हेल्दी है या अनहेल्दी है, ठीक है ना? नर्सिंग में पेशेंट एडवोकेसी का क्या अर्थ है? तो नर्सिंग में पेशेंट एडवोकेसी का अर्थ होता है रोगी के हितों की रक्षा करना, समझ गए? वहाँ पे नर्सिंग एडवोकेट का मतलब है कि नर्सिंग के मरीजों के अधिकारों के लिए रक्षा करना, खड़े रहना। और पेशेंट एडवोकेसी का मतलब होता है कि रोगी के जो भी हित है, अधिकार है, उसको रक्षा करना। बाल रोग में डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या है? यानी बच्चे में डिहाइड्रेशन हो जाए तो क्या लक्षण होगा? तो त्वचा सूखी-सूखी बेजान सा हो जाएगा, क्योंकि पानी का कमी होगा तो त्वचा सूखी-सूखी होगा ही। उसके बाद मूत्र कम आएगा बच्चा सुस्त पड़ा रहेगा, समझ गए ना? तो ये बाल रोग में डिहाइड्रेशन का लक्षण होता है, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। आगे है नर्सिंग में इन्फॉर्म कंसेंट कैसे लिया जाता है? ऊपर में हम लोग इन्फॉर्म कंसेंट का जो है आपको मीनिंग बता दिए हैं कि क्या मतलब होता है। अब हम इन्फॉर्म कंसेंट कैसे जो है लेंगे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप जो है इन्फॉर्म कंसेंट कैसे लेंगे? रोगी को पूरी जानकारी देना और सहमति पत्र प्राप्त करना। तो इन्फॉर्म कंसेंट लेने के लिए आपको जो भी आप प्रोसीजर आप मरीज के करने जा रहे हैं, जैसे कैनुला लगाने जा रहे हैं, सर्जरी करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, आप मरीज को बता दें, मरीज सहमति हो जाएगा तो आप उससे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा ले, देन आप प्रोसेस को शुरू करेंगे, ठीक है? ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। नर्सिंग में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होता है? नर्सिंग में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होता है? सभी रोगियों के लिए संक्रमण रोकथाम के नियम। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का मतलब होता है रोकथाम, एक अच्छे मानक का रोकथाम जो सबके लिए ज़रूरी हो। तो नर्सिंग में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का मतलब होता है कि सभी रोगियों के लिए एक संक्रमण रोकथाम के लिए अच्छे मानक होना, समझ गए? नर्सिंग में प्रेशर शोर कैसे रोकते हैं? तो प्रेशर शोर रोकने के लिए आप जो है नियमित पोजीशन बदले, मरीज को 1 से 2 घंटा में पोजीशन बदलते रहे और सही बेडिंग यानी सही जो है मरीज के अनुसार उसको बेड बिस्तर प्रदान करें। बेस्ट सिलवट रहित होना चाहिए जिससे घर्षण नहीं लगेगा, समझ गए? नर्सिंग में न्यूट्रिशन का क्या महत्व है? तो भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में न्यूट्रिशन का काफ़ी महत्व है। मरीज अगर कब्ज वाला है और उसको और ज़्यादा ऐसा भोजन आहार देंगे कि उसको और ज़्यादा कब्ज करेगा तो समस्या है। बुखार वाला है उसको उसी प्रकार से आहार देते हैं, ठीक है ना? पेट के समस्या वाले हैं उसको उसी प्रकार से आहार देते हैं। तो न्यूट्रिशन का एक अपना अलग ही महत्व है बीमारी में रोगियों के लिए, ठीक है? स्वास्थ्य को बनाए रखना, रोगों से लड़ने के लिए एक अच्छे न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी होता है, ठीक है? आगे नर्सिंग में पेशेंट कॉन्फिडेंशियली क्यों ज़रूरी है? तो नर्सिंग में पेशेंट कॉन्फिडेंशियली यानी मरीज का जो कॉन्फिडेंशियल होता है, गुप्त चीज़ें होता है, वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? गोपनीयता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोगी की गोपनीयता बनाए रखना है। रोगी से संबंधित जो भी सूचना है उसको सीक्रेट होना चाहिए, गोपनीय होनी चाहिए। उसको किसी के साथ आप जिसको नहीं जानते उसके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो कोई गलत मानसा के साथ, गलत अप्रोच के साथ आया हो और वो आपसे पूरा पूछ ले था पता मरीज का और जो है वो मरीज के साथ गलत करने आया हो, समझ रहे हैं ना? इसलिए बगैर जाने पहचाने मरीज का जो भी इन्फॉर्मेशन है किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आगे है हैंड हाइजीन के कौन-कौन से तरीके हैं? मतलब हाथ के स्वच्छता का कौन-कौन से तरीका है? तो साबुन से धोना, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र, तो ये सब है। एक तो है साबुन से हाथ धोइए, दूसरा है कि भाई सैनिटाइज़र से जो कि अल्कोहल वाला होता है उससे आप हैंड को क्या करें, वॉश कर लें। नर्सिंग में पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या शामिल होता है? पोस्ट मतलब बाद, ऑपरेटिव मतलब चल रहा हो और केयर मतलब देखभाल, यानी बाद का देखभाल। बाद का देखभाल मतलब सर्जरी के बाद का हो या किसी भी प्रोसीजर के बाद का देखभाल। तो दर्द प्रबंधन, संक्रमण का रोकथाम, घाव की देखभाल। अगर किसी मरीज का सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद आप देखभाल करते हैं तो उसमें दर्द का प्रबंधन, संक्रमण का रोकथाम, घाव का देखभाल, ये सब जरूरी होता है। नर्सिंग में मेंटल हेल्थ की देखभाल में कौन सी बातें ध्यान में रखें? नर्सिंग में आप मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें जरूरी रखना है? तो धैर्य रखें,
सम्मान करे मरीज़ का और मरीज़ से सही तरीके से बात करे। फालतू का बात करेंगे, गुस्से के साथ बात करेंगे, मारा-पीटी हो जाएगा दोनों में, ठीक है? क्योंकि वो तो भाई मेंटल हेल्थ है, मेंटल इश्यू के साथ है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा है। आप उसको कस के बोलिएगा, वो भी पहले से मुंड में चढ़ा हुआ रहेगा ही, मारा-पीटी कर लेगा। तो इन सब बातों को अच्छे से बात करें, सम्मान करें मरीज़ को, भले मरीज़ आपको गाली दे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप देख-रेख करने वाले हैं, आप नर्स हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा है, इसलिए आप उससे सम्मान करें, धैर्य बना के रखें, ठीक है? नर्सिंग में कैथेटर केयर के लिए क्या आवश्यक है? यानी मरीज़ को कैथेटर लगा है, तो कैथेटर का भी देखभाल ज़रूरी है। क्यों आवश्यक है? तो कैथेटर लगा है, साफ-सफाई और संक्रमण से बचाव के लिए ज़रूरी है कैथेटर का देखभाल। नर्सिंग में पेन असेसमेंट कैसे की जाती है? तो नर्सिंग में पेन असेसमेंट जो है वो आपका VAS स्केल होता है या फेस के जो है असेसमेंट करके, तो अलग-अलग जो है स्केल होता है जिसके ज़रिए हम पेन का असेसमेंट करते हैं। नर्सिंग में फैमिली प्लानिंग के प्रमुख तरीके क्या हैं? तो नर्सिंग में फैमिली प्लानिंग के प्रमुख बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कंडोम आता है, IUD आता है, OCP आता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जिसे बोलते हैं, नसबंदी होता है, समझ गए? तो ये सब फैमिली प्लानिंग का मेथड है। फैमिली प्लानिंग दो तरह से, टेम्पोररी और परमानेंट। परमानेंट में तो भाई महिला हो या पुरुष हो, सर्जरी होता है। टेम्पोररी में बहुत सारे दवाई है, कंडोम है, ठीक है ना, इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, ये सब है। नर्सिंग में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या सावधानी रखें? नर्सिंग में अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या सावधानी रखेंगे? तो सही रक्त का प्रकार, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप सावधानी रखेंगे कि मरीज़ का जो ब्लड है क्रॉस जांच होना चाहिए, क्रॉस मैच, ताकि पता चले कि जो मरीज़ का ग्रुप है वही ग्रुप हम उसे दे रहे हैं, ठीक है ना? संक्रमण नियंत्रण का उपाय उस समय काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और प्रतिक्रिया रिएक्शन पर नज़र रखें। अगर रिएक्शन हो तो तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद कर दे, समझ गए, और डॉक्टर को सूचित करें। नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन के मुख्य भाग क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन के अर्थ समझ गए। अब पूछ रहा है मुख्य भाग क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन का? तो डॉक्यूमेंटेशन का मुख्य भाग होता है डेट, समय, घटना का विवरण और हस्ताक्षर। डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप डेट और समय सही नहीं देंगे तो कानूनी रूप से ये भी एक आपका कमियां माना जाएगा कि आप समय सही नहीं लिखे हैं, डेट सही नहीं लिखे हैं, हो सकता है आप इसमें गड़बड़ कुछ किए होंगे। तो डेट, समय, घटना का विवरण, हस्ताक्षर, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन का, समझ गए? आगे है नर्सिंग में पेशेंट एजुकेशन के मुख्य विषय क्या हो सकते हैं? तो पेशेंट एजुकेशन का मुख्य विषय, पेशेंट एजुकेशन तो समझ गए, अब उसका मुख्य विषय पूछ रहा है कि उसका मुख्य विषय क्या हो सकता है। तो पेशेंट को जब हम एजुकेशन देते हैं तो क्या बताते हैं? दवा का सेवन कैसे करना है, पोषण कैसे लेना है, ठीक है ना, स्वच्छता को कैसे बना के रखना है, रोग के बारे में कैसे मैनेज करना है, प्रबंध करना है। तो मरीज को इन सब चीज़ों के बारे में हम बताते हैं, ये सब विषय होता है। नर्सिंग में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है? सब लोग जानते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक टीकाकरण सारणी होता है जो टीकों को समयबद्ध कार्यक्रम दर्शाया जाता है कि किस समय किस एज में कौन सा टीका लगेगा, किस रूट से लगेगा, कितना डोज होगा, ये सब सारणी में बताया जाता है, समझ रहे हैं? हेल्थ प्रमोशन का क्या महत्व है नर्सिंग में? तो हेल्थ प्रमोशन बता चुके हैं, स्वास्थ्य संवर्धन, कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोगों को रोकथाम करना, यही जो है आपका हेल्थ प्रमोशन होता है, समझ रहे बात को? आगे है नर्सिंग में रिस्पायरेटरी रेट की समान सीमा क्या है? तो 12 से 20 नॉर्मल माना जाता है, 10 से कम हो जाए तो आपका वह समस्या होता है, ब्रेडीपेनिया आता है, 24 से ज़्यादा हो जाए तो टेकीपेनिया होता है। तो ये आपका रिस्पायरेटरी रेट का नॉर्मल रेंज है, ठीक है? ऐसे तो 16 से लेकर 18 नॉर्मल होता है बीच में। नर्सिंग में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लक्षण हैं। तो नर्सिंग में इलेक्ट्रोलाइट जान गए कि क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के होने के क्या लक्षण होते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो जब इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है तो आपके बॉडी में मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, कमजोरी होने लगता है, चक्कर आने लगता है, पसीना आने लगता है। तो ये सब पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट में आता है, ठीक है? और इन सब के कमियों के लक्षण होते हैं। आगे है नर्सिंग में शॉक मैनेजमेंट का प्रमुख चरण क्या है? तो नर्सिंग में जो आघात लगता है, शॉक लगता है, उसको अगर प्रबंध करना हो तो उसको हम किन किन चरणों से करते हैं? सबसे पहले ABC का मैनेज करते हैं, देखते हैं एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सब चीज़ों को देखते हैं कि श्वसन सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, ब्रीदिंग श्वास ले रहा है कि नहीं मरीज, सर्कुलेशन ठीक है ब्लड का कि नहीं है। उसके बाद ये देखने के बाद हम तरल पदार्थ देते हैं, कारण का उपचार करते हैं जिन भी कारण से शॉक लगा हो। नर्सिंग में वाउंड केयर के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? नर्सिंग में हम घाव की देखभाल करते हैं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं, वो क्या है? साफ सफाई, ड्रेनेज और संक्रमण से बचाव। तो वाउंड केयर का महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाई घाव को साफ सफा बना के रखें, ड्रेनेज का इस्तेमाल करें ब्लडिंग वगैरह निकालने के लिए, और संक्रमण से रोकथाम बचाव करें, ये अच्छा बिंदु है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है नर्सिंग में न्यूट्रिशन असेसमेंट कैसे करें, यानी पोषक का आकलन कैसे करें, पोषण का आकलन, वजन, ऊंचाई, आहार इतिहास लेना, यानी आप न्यूट्रिशन का असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं कि किसको किस एज ग्रुप में किस प्रकार के आहार किसको चाहिए देना है,
तो आप वज़न मापते हैं, ऊँचाई लेते हैं, आहार का इतिहास देखते हैं कि मरीज़ को किस प्रकार के जो है आहार जो है सूट कर रहा है। तो वज़न, ऊँचाई, आहार का इतिहास ये सब देखकर हम न्यूट्रिशन का असेसमेंट आकलन करते हैं। नर्सिंग में पेशेंट सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? नर्सिंग में यानी पेशेंट सेफ्टी कहा जाए तो सुरक्षा, मरीजों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? तो फिसलन रहित फर्श बनाएँगे। अब देखते होइएगा हॉस्पिटल में बहुत चिकना-चिकना फर्श होता है। अब मान गए उस पर पानी हिल गया, मरीज उस पर चल रहा है, पैर फिसल गया, गिर जाएगा। तो गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेन हेमरेज हो जाएगा या क्या फ्रैक्चर हो जाएगा, कौन जानता है? तो फिसलन रहित बनाएँ ताकि मरीज को उस पर चलने में आसानी हो। सही उपकरण का इस्तेमाल करें, मरीज को उससे चोट ना पहुँचे। जागरूकता, अवेयरनेस फैलाएँ, ठीक है ना? नर्सिंग में कम्युनिकेशन स्किल क्यों ज़रूरी है? अभी मैंने बताया। तो नर्सिंग में केवल स्किल इसलिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल, ताकि आप एम्प्लॉय में डॉक्टर, नर्स, अदर एम्प्लॉइज़ के बीच में अच्छे ढंग से बातचीत पहुँचाया जा सके। दूसरा चीज़ें, मरीजों को बात को समझने के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। टीम वर्क के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। नर्सिंग में हेल्थ एजुकेशन के कौन-कौन से तरीके हैं? तो हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा देने के जो तरीके हैं, एक तो काउंसलिंग के ज़रिए आप दे सकते हैं, दूसरा समूह चर्चा कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है? पैनल निर्माण करके, तीसरा पोस्टर के ज़रिए, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, डिजिटल में ऑडियो विजुअल एड्स आता है, एवी एड्स, उसके ज़रिए हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके, मेथड है देने का, ठीक है? आगे है नर्सिंग में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए पीपीई का सही उपयोग कैसे करें? जो पर्सनल आपका इक्विपमेंट होता है, ठीक है ना? तो पीपीई किट का सही इस्तेमाल हम कैसे करें इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए? तो पहनना, हटाना और नष्ट करना सावधानी से। जो पीपीई किट होता है, अच्छे से पहनना, फिर काम हो जाए तो उसको हटाना और फिर उसको अच्छे से नष्ट करना, क्योंकि आप जो पहने हैं वो संक्रमित हो चुका है, तो उसको अच्छे से निपटाना भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। नर्सिंग में फिजिकल एग्जामिनेशन के क्या-क्या चरण हैं? देखिए, मुख्यतः 4 चरण होते हैं: निरीक्षण, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन एंड श्रवण ऑस्कुलेशन, ठीक है? तो एक मुख्यतः 4 जो है आपके फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन एंड ऑस्कुलेशन, ये 4 जो है महत्वपूर्ण फिजिकल एग्जामिनेशन का चरण है। आगे है नर्सिंग में मेडिकेशन एरर को कैसे रोका जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था स्टाफ नर्स में कि मेडिकेशन एरर्स को कैसे हम रोक सकते हैं, ठीक है ना? तो सही जांच, ध्यान और डबल चेकिंग। मेडिकेशन एरर मतलब जो दवाई देते हैं मरीज को, उसमें कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो, इसको रोकने के लिए हम सही से जांच करते हैं कि जो मरीज को दे रहे हैं वास्तव में उसी का पुर्जा है, उसी का सब चीज़ है, जांच कर लेते हैं। ध्यान से हम जो है दवाई को देते हैं, इधर-उधर देंगे, हो सकता है दूसरे मरीज का दवाई दे देंगे, तो इन ध्यान रखते हैं। डबल चेक करते हैं, डबल से हम चेक करते हैं कि हाँ, ये चीज़ें उन्हीं का है। आगे है नर्सिंग में पेशेंट राइट्स क्या है? पेशेंट राइट्स का मतलब होता है मरीज का अपना अधिकार, मरीज के सम्मान, मरीज की गोपनीयता, मरीज की जानकारी, ये सब मरीज का अधिकार है कि किसी भी हॉस्पिटल में मरीज दिखाने जाए तो उसके सम्मान की, उसके गोपनीयता की, उसके जानकारी को सीक्रेट रखा जाए, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाए, ये सब उसका आधार है। अच्छे ट्रीटमेंट की भी आधार है उसके पास कि उसको अच्छे देख-रेख मिले। नर्सिंग में स्ट्रेस मैनेजमेंट के उपाय क्या है? तो नर्सिंग में स्ट्रेस के मैनेजमेंट के उपाय है कि व्यायाम करें, ध्यान करें, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सोने का, ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, नींद लें, व्यायाम करें और डाइवर्जन थेरेपी यानी मन को दूसरे तरफ ले जाएँ, ठीक है ना? नर्सिंग में पोस्टपार्टम केयर के महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पोस्टपार्टम केयर का मतलब होता है कि बाद का देखभाल, ठीक है ना? तो रक्तस्राव निगरानी, स्तनपान सहायता, संक्रमण की रोकथाम। तो पोस्टपार्टम केयर का मतलब होता है प्रसव के बाद होने वाला देखभाल के महत्वपूर्ण पहलू है रक्तस्राव को निगरानी करे, स्तनपान में सहायता करे, संक्रमण की रोकथाम करे, इस सब के सब लेवल की बातें हैं। नर्सिंग में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के समान लक्षण क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे कि श्वसन से जुड़ी हुई समस्या। तो श्वसन से जुड़ी हुई समस्या का लक्षण क्या होता है? खांसी होना, समझ रहे हैं? खांसी होना, सांस लेने में कठिनाई होना, दम फूलना, थकान होना, ये सब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के समान लक्षण हैं जो सब प्रकार के रेस्पिरेटरी डिजीज में दिखता है। 96 है नर्सिंग में पीडियाट्रिक केयर में विशेष ध्यान किस बात पर देना चाहिए? तो नर्सिंग में जब पीडियाट्रिक केयर बच्चों की देखभाल करते हैं तो विशेष ध्यान उसके विकास पर, उसके विकासात्मक आवश्यकता और पोषण पर देते हैं। चूँकि बच्चा में बहुत ज़्यादा विकास का समय होता है, वृद्धि का, तो उसको पोषण भी उसी प्रकार से अच्छे से चाहिए। तो पोषण और विकास के चीज़ों पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है। नर्सिंग में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के समान प्रकार क्या है? तो नर्सिंग में मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई जो समस्या है उसके जो प्रकार है डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। सबसे खतरनाक स्किज़ोफ्रेनिया, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, फिर डिप्रेशन, ये सब मेंटल हेल्थ इशू है, ठीक है ना? 98 है
यहाँ पे नर्सिंग में इन्फॉर्म कंसेंट लेने के लिए क्या ज़रूरी है। नर्सिंग में हम अगर इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, मरीज से सहमति लेते हैं, तो क्या ज़रूरी है। पूरी जानकारी और रोगी की स्वैच्छिक सहमति। अगर आप चाहते हैं मरीज से हम सहमति ले, तो आप उसे पूरी जानकारी दें प्रोसीजर के बारे में, और फिर रोगी को मन होगा तो स्वैच्छिक वो अपने स्वेच्छा से सहमति देगा, नहीं मन होगा नहीं देगा, ज़बरदस्ती नहीं करने का। नर्सिंग में पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो नर्सिंग में पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। रोगी की देखभाल को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आप डिस्चार्ज प्लानिंग बनाते हैं, ताकि फ्लो अप के लिए मरीज निरंतर आता रहे। 100वां क्वेश्चन है, आज का आखिरी है, नर्सिंग में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नर्सिंग के क्षेत्र में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य है कि समुदाय में स्वास्थ्य सुधार हो और रोगों की रोकथाम हो, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े, यही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का उद्देश्य है। ठीक है ना।